तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि भैया कुछ साइंस रिगार्डिंग कुछ हमें ऐसी टिप्स मिल जाएँ, कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि हम अपने 10th या 12th के बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। और इसी सिलसिले में मैं लेके आ गया हूँ अपने साथ एक नए गेस्ट को, जो कि हैं प्रशांत सर। प्रशांत सर हैज़ बीन टीचिंग फ्रॉम 2014 एंड ही हैज़ मास्टर्स इन ज़ूलॉजी एंड सर्टिफाइड इन स्पेनिश लैंग्वेज। सर, ऐसा कौन-सा झूठ है जो स्टूडेंट्स साइंस के बोर्ड को लेकर मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है बोर्ड के बाद कि यार ये तो गलत था? First of all, I would like to thank you to invite me on your YouTube channel. And the thing which you asked to me for the very first time कि जो बच्चे सबसे पहली चीज़ जो मिथ क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वो मुझे ये लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 और 100 स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ है। जी, जबकि ऐसा नहीं होता। आप स्ट्रैटेजिकली अगर चीज़ों को करते हैं, अगर आप चीज़ों को एज़ पर द गाइडेंस, एज़ पर द गाइडेड जो भी आपके तरीके हैं, जो आपके टीचर्स आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, अगर आप तरीके से और एक अ, अच्छे तरीके से मैनेज्ड वे में स्टडी करते हैं, तो स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इज़ नॉट अ टफ थिंग। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि साइंस में नंबर लाना इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना बच्चे समझ रहे हैं। येस, एज़ स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। जी तो सर। 10th की साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, इवन टिल 12th एज़ वेल, ये कोई टफ चीज़ नहीं है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जेईई से कंपेयर करते हैं 12th का कि जेईई है, तो उस चक्कर में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। और एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हैं, अगर हम प्रेज़ेंटली उसको अच्छे से परस्यू करें, rather than taking the things what we have done in the past or what we are going to do in the future, उन दोनों चीज़ों से हटकर अगर हम सिर्फ प्रेज़ेंट में अपना बेस्ट देंगे, तो दिस विल बी द थिंग दैट विल बी मेकिंग द डिफरेंस। सर, ऐसी कौन-सी वो मिस्टेक होगी, जो बच्चों के साइलेंटली मार्क्स को किल कर रही है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यार ये गलती वो कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं उस गलती को, बट उनके मार्क्स फिर कट हो जाते हैं, फिर वो बैठ के सोचते हैं यार हमारे मार्क्स कटे। अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो सबसे पहली चीज़ गलती करते हैं वो ये कि वो स्टडीज़ को कंसिस्टेंटली कभी नहीं कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो मार्क्स लूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर्स इनटू द 10th क्लास और इनटू योर 12th क्लास और इन एनी ऑफ द ग्रेड, first day is the day from where and when you have to start your studies. Okay, inconsistent is the key. First thing. Second, the mistakes they are doing is teachers are always guiding them. The first things that they have to take under the consideration is NCERT textbook, ओके। word by word, line by line, meaning of each and everything, Latin names, specifically in biology. You यस। cannot remember so much of the terms. There is no need to remember. You have the Latin and Greek names provided there. Just split and understand their things. You'll be understanding the phenomenon. The first thing is reading the NCRT line by line, word by word, and picking up the scientific words and the terminologies. First thing, teachers are continuously guiding. आप रामायण मान लो, महाभारत मान लो, गीता मान लो इस चीज़ को कि आप 10वीं कक्षा के अंदर हैं और आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। उसमें आपके टेक्स्ट मटेरियल भी आ जाता है, इन टेक्स्ट भी आ जाते हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, आपके येलो बॉक्सेस भी आ जाते हैं, ब्लू बॉक्सेस भी आ जाते हैं, हर एक चीज़। आफ्टर फिनिशिंग द एनसीईआरटी व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे डायरेक्टली जंप्स टू द सैंपल पेपर्स। नो, I think personally, what I feel in the 10th class science, after the NCRT, you have to target the NCRT exemplar first, which ओके। will be a bridging thing just slightly above the level of the NCRT. And after completion of the NCRT exemplar, you must have to enter into the sample paper kind of things. Again, here is a very important role in different, types of sample papers as well. जी सर। You have to ask to your personal tutor, like in your school or in your tuitions, कि आपके लेवल। लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा जो सैंपल पेपर है वो आपके लिए ठीक रहेगा। जैसा कि आप भी एक एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं एंड यस। राइट नाउ यू आर इनटू द कॉलेज। यस सर। आपने भी अपने 10th और 12th में देखा होगा कि हर बच्चे के लिए हर एक अलग-अलग होता पब्लिशर और राइटर का जो सैंपल पेपर है या उसकी जो ग्रेडिंग है है। वो यस। मीट नहीं होती है। टुगेदर विद या किसी भी XYZ ब्रांड का अगर आप सैंपल पेपर लेते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें ईजी, एवरेज, डिफिकल्ट यस सर। 5-5 सैंपल पेपर्स की ग्रुपिंग है या जी सर। 30-30 सैंपल पेपर्स की ग्रुपिंग है। दैट्स अ गुड आइडिया, बट यस। समहाउ इन सम ऑफ द पब्लिशर्स ये ग्रेडिंग नहीं होता। वो जी। या तो सीधा टफ चलेगा या मॉडरेट चलेगा या बिल्कुल स्लो चलेगा, है ना? आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी सारे जब स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ वगैरह आती हैं, तो आई हैव फाउंड दिस थिंग कि उन वो कहते हैं भैया कुछ ऐसा हमें सैंपल पेपर बता दो जो ईज़ी रहे।
हाँ जी, है ना? बट वो ईज़ी का डेफिनेशन हर स्टूडेंट के लिए अलग रहता है, क्योंकि सैंपल पेपर अलग-अलग लेवल के होते हैं और उन्हें फिर डिफ़िकल्टी उसी में आती है कि यार हमारे लेवल का कौन-सा हमें सैंपल पेपर मिल जाए। एग्ज़ैक्टली। तो ये भी एक चीज़ है। कंसिस्टेंसी सर जैसा आपने बोला, तो मैं तो ख़ैर आई एम माई सेल्फ लिटिल इनकंसिस्टेंट, ठीक है? बट हाँ, ये कंसिस्टेंसी का भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है स्टूडेंट एक्चुअली के इस दिमाग। चीज़ को फ़ील भी वही कर सकता है जिसने इनकंसिस्टेंसी फ़ॉलो की हो। हाँ, कंसिस्टेंसी की वैल्यू उन लोगों हाँ। को ज़्यादा फ़ील होती है। जो कंसिस्टेंट है, उसे तो पता है कि इसको लॉस करते ही मैं लूज़ करूँगा। यस सर। लेकिन जो इनकंसिस्टेंट रहा है और बाद में कंसिस्टेंट हुआ है, उसको बीच का डिफरेंस उ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से पता लगता है कि यार इससे तो करके बहुत फ़ायदा हो रहा है। सो इन बीइंग कंसिस्टेंट इज़ रियली ग्रेट। यस। हर्ष, दूसरा एक चीज़ मैंने और बच्चों के केस में फ़ील किया है, जैसे कि अभी हम सैंपल पेपर्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। जी सर। सैंपल पेपर्स के अलावा एक चीज़ जो मैंने फ़ील करी है, हमारे टाइम ऑफ एजुकेशन सिस्टम में कह लो या हमारे तरीकों में अगर हम बात करें, बिफोर द कोविड जो हम टीच कर रहे थे एंड आफ्टर कोविड जो हम टीच कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा जो बैरियर है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ एक सबसे बड़ा बैरियर जो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लमैटिक वे में डिस्टर्ब कर रहा है टीचर्स को, वो ये है कि बच्चों का स्टडी को, एजुकेशन को एक पॉडकास्ट की तरह लिसन करना और जी, पढ़ाई को रादर देन प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग, उसको सिर्फ ऑडियो बुक्स की तरह सुनना। यू कैन लिसन द स्टोरीज, यू कैन लिसन द पॉडकास्ट, बट यू कैन नेवर एवर try to learn the physics or the equations of the chemistry without writing them. So this is the major part which is going to threaten the students in their board exams as well. मैंने सर ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई हैव फाउंड दिस लाइक देयर वाज़ अ टाइम जब बच्चे सही में प्रैक्टिस करते थे। Oh, दे दे हैड लाइक 12-30 कॉपीज़ की जिसमें वो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सर। exactly. लाइक व्हेन आई मायसेल्फ आई एम फ्रॉम कॉमर्स डोमेन एंड मैं जब था 12th क्लास में, अभी भी मेरे पास वो स्टैक रखा हुआ है 7 टू 8 ₹100 रजिस्टर आते हैं, लाइक दे आर अराउंड 150-200 पेजेस, और उसके अंदर पूरे लाइक आई हैव 7 टू 8 नोटबुक्स ओनली जस्ट फॉर द अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। तो मैंने उस लेवल की प्रैक्टिस करी, बट नाउ अ डेज़ ऐसी है कि मैराथन लगा लेते हैं स्टूडेंट अलग-अलग कोचिंग के, अलग-अलग उसके चैनल्स के, और फिर दे थिंक कि हमारे नंबर आ जाएँगे बोर्ड में, बट वो फिर इवेंचुअली नहीं आते, बिकॉज़ दे फाउंड आउट कि यार हम खाली सुन रहे थे। अब आप किसी चीज़ को सुन के नहीं सीख सकते, आपको करना ही पड़ता है वो चीज़, राइट? हर्ष, मैंने एच.सी. वर्मा सर का भी पॉडकास्ट थोड़े दिन पहले देखा, तो उसमें बड़ी अच्छी बात एक मैंने सुनी और उसको मैंने रिलेट किया। जी सर। वो क्या कह रहे थे कि जो बच्चा है 12th क्लास तक जेईई के लिए, नीट के लिए, डिफरेंट कोचिंग्स, पर्सनल ट्यूशंस, ग्रुप ट्यूशंस, सेपरेट ट्यूशंस, स्मॉल बैच ट्यूशन, बहुत सारी हेल्प लेते हैं, बहुत सारी असिस्टेंस लेते हैं। कैसे ना कैसे वो भाग कर, दौड़ के, स्प्रिंट करके, कैसे ना कैसे करके वो जो है वो सीट सिक्योर कर लेते हैं और वो आईआईटी में या फिर नीट कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले लेते हैं। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली, क्योंकि उनको एडमिशन लेने से पहले तक जी, दौड़ाने वाले बहुत लोग थे, जी सर। लेकिन जैसे ही उस सीट को उन्होंने सिक्योर किया, अगर उसके आगे वो उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाए या उस स्पेस को वो मेंटेन नहीं कर पाए उस जगह पर पहुँचने के बाद, जी तो सर। वो कहीं न कहीं उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करेंगे, वो प्रेशराइज़्ड होंगे, स्ट्रेस में जाएँगे और यही एक रीज़न बन जाता है कि आईआईटी में एंटर करने के बाद भी वहाँ पर हर बच्चा स्कॉलर नहीं है। नहीं है। वो वही सर, आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम बिकॉज़ मैं भी आईआईटी जा चुका हूँ एंड आई हैव मैं मेट सम पीपल फ्रॉम द आईआईटी ओनली। उनकी ये प्रॉब्लम थी कि दे आर ऑलवेज़ आईआईटी में, हम कहते हैं आईआईटी जाते हैं भई आप बड़ा करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। बट इवेंचुअली यू फाउंड आउट कि ज़्यादातर बच्चे असाइनमेंट्स में फँसे हुए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पर सिर्फ़ इसी प्रेशर में है कि यार हमें अभी अगली असाइनमेंट सबमिट करनी है, हमें अगला प्रोजेक्ट सबमिट करना है। पूरे दिन 12-12 घंटे लैपटॉप्स पे काम करते रहते हैं जस्ट फॉर द कॉलेज स्टडीज़। यस। नॉट प्रॉपरली फॉर देयर ओन समथिंग लाइक स्टार्टअप वगैरह बिल्ड करना। यू सी व्हाई मैनी पीपल टेक ड्रॉप आउट ऑफ आईआईटीज़ बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न ओनली कि लास्ट ईयर में आता है वो ड्रॉप ले लेते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर आप कह रहे हो? मैंने मिड में लेते हुए देखा बच्चों को। 4 इयर्स, 5 इयर्स का डोमेन पीरियड है उनका, वो 2 साल, 1.5 साल में 3 सेमेस्टर्स, 2 सेमेस्टर्स के बाद ड्रॉप ले रहे हैं। जी। इवन अगर अब मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की बात करूँ, तो मैं साइंस डोमेन में ऐसा देख चुका हूँ कई बार। बच्चे 11th में सीबीएसई में एडमिशन लेते हैं, अलोंग विद दैट वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में भी जो है वो एनरोल्ड हो जाते हैं। जी सर। 2-2:30 तक उन्होंने स्कूल किया, उसके बाद 4:30 ऑनवर्ड्स वो कोचिंग जा रहे हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है। 15 दिन, 30 दिन, 2 महीने निकलने के बाद क्या होता है, वो प्रेशर इतना आ जाता है दोनों तरफ से, वहाँ एनसीईआरटी करनी है, स्कूल होमवर्क भी करना है, यहाँ पर कोचिंग करनी है, साथ में असाइनमेंट्स भी लगाने हैं और वो सब मैस अप होने लगता है। अगर आप उस प्रेशर को टॉलरेट कर गए, तो इट्स सो गुड, बट अगर आप नहीं कर पाए, तो आपके बेसिक्स भी हिल जाएँगे और आप वहाँ पर सीट भी सिक्योर नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ यस। एक बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट के अंदर। सर,
what is that one answer writing tip that you would give to all the students who are appearing for boards? स्पेसिफिकली साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आंसर राइटिंग टिप यही होगा कि जब भी आपने आंसर लिखना है तो उसको ज़्यादा एक्सेसिवली मतलब उसको इलेबोरेट करने की कोशिश नहीं करनी है। एक्सेसिव इलेबोरेशन क्या होता है, जैसे आप कुछ स्पेसिफिक राइटर्स की आपने बुक देखी होंगी, मार्केट में बड़ी चलती है। वो एक ही चीज़ को 10 बार अलग-अलग लैंग्वेज में, अलग-अलग फ्रेम्स में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जी सर। साइंस एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं करना है। हो सके तो स्पेसिफिक आंसर करना है। अगर आपको लगता है 1 वर्ड का है 1 वर्ड, 1 लाइन है 1 लाइन, क्वेश्चन 1 मार्क का है, आप उसको पूरा 5 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन में लेकर चले गए। आपको जितना आता था उस टॉपिक पे सब लिख दिया। जी देयर इज सर। नो नीड ऑफ इट। जितना हो सके शॉर्ट एंड प्रिसाइज, क्रिस्प रखो अपने आंसर को। जी सर। साइंटिफिक कीवर्ड्स हमेशा उसमें आप इन्वॉल्व करो और अंडरलाइन करो पेंसिल से अपने कीवर्ड्स को। जी सर। आपका एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक करेगा, कीवर्ड्स देखकर ही उनको आइडिया हो जाएगा कि आप आंसर को कितना ब्रीफली जानते हैं। जी सर। वो सर एक वो भी टिप होती है जो मैं अपने टाइम पे मैं सुनी है और मैंने अप्लाई करी थी कि मैं कीवर्ड्स को हाइलाइट कर देता था पेंसिल का यूज करके। आई हाँ, यूज्ड टू वही। अंडरलाइन देम सो दैट द एग्जामिनर हु इज चेकिंग द आंसर्स शुड बी कि हाँ यार इसने कीवर्ड मार्क कर रखे हैं दैट प्रेजेंट्स अ गुड इंप्रेशन टुवर्ड्स द एग्जामिनर। Yes, that is the same thing I am guiding you. Rather than highlighting with the highlighters, don't do that. Colors और ये specifically use वो करना सर allowed थक नहीं जाते हैं होता। वो पीछे आई नहीं, सी वैसे भी वो अलाउड नहीं होता। अलाउड भी नहीं होते। हाँ, पेंसिल आप यूज कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक कलर जो है वो एक नोटेशन को शो कर सकता है जी कुछ सर। भी। तो वो अनफेयर मीन्स में आता है। आप सिर्फ पेंसिल यूज कीजिए और आप अपना आंसर प्रेजेंट करो। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और कीवर्ड्स इंक्लूडेड होंगे, यू विल डेफिनेटली स्कोर द गुड मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट। ओके। सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्री बोर्ड के मार्क्स को देख के बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आई हैव सीन मेनी क्वेरीज कि भैया मेरे प्री बोर्ड में इतने आए एंड माई सेल्फ आई स्कोर्ड इन अकाउंटेंसी में अगर आपको सर बताऊं सही बात तो मेरे अकाउंटेंसी में 54-55 आया था आउट ऑफ 80 एंड देन आई स्कोर्ड 75 इन बोर्ड्स। तो ये चीज़ होती है तो इस चीज़ से सर कैसे डील करें स्टूडेंट्स की प्री बोर्ड में कम आ रहे हैं मार्क्स और फिर वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि अब बोर्ड में क्या होगा। प्री बोर्ड्स स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं बाय योर स्कूल टीचर्स। उसमें वो कोशिश करते हैं जितना बच्चे को ब्रश अप कर सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। तो पेपर डिजाइनिंग के टाइम पे हमारी कोशिश होती है कि हम 80% से लेकर 100% तक क्वेश्चंस जी सर। सारे हॉट्स के लेवल पे या मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जो है वही पूछते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्टी लेवल खुद ही बार जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। पहली चीज है, जब बोर्ड में पेपर सेट किया जाता है तो उसमें 60-20-20 का रेशियो हो सकता है। 60% ईजियर है, 20% एवरेज है, रेस्ट ऑफ द 20% जो है वो आपका हॉट्स कैटेगरी में है। ओके। लेकिन जब हम पेपर डिजाइन कर रहे हैं स्कूल में तो हम कोशिश करते हैं हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टफ क्वेश्चंस को पूछकर पेपर डिजाइन करें ताकि हमें बच्चों के हॉट्स क्वेश्चंस करने का जो लेवल है वो पता चल सके, क्योंकि एवरेज या बिलो एवरेज पेपर तो बच्चा कर ही लेगा। सो आई हैव ऑल्सो सीन दिस थिंग कि जो बोर्ड का लेवल है वो प्री बोर्ड के लेवल से बहुत कम आता है उस हिसाब से क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा भी था कहीं सुना था कि 40% से 50% पेपर ऐसा होता है जो एक एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। बाकी जो होता है वो फिर ऐसा होता है कि ठीक है आप मीडियम लेवल स्टूडेंट है जो फिर अपर लेवल टॉपर जो स्टूडेंट है वो सॉल्व कर पाए। ये अ- भी चीज रहती अर्श इसमें ऐसे होता है कि जब पेपर को स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए डिजाइन किया जाता है, आप सैंपल पेपर्स को उठाकर देखो तो उसके अंदर लेवल्स हैं कि अब इतना परसेंट पेपर इजी है, इतना परसेंट एवरेज है, इतना परसेंट डिफिकल्ट है। बट व्हेन योर स्कूल टीचर इज असेसिंग यू, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम ग्राइंड किया जा सके, है। जी सर। आपको मैक्सिमम देखा जा सके कि आप टफ क्वेश्चंस को करने के लिए कितना कैपेबल है। लेकिन आपने देखा होगा प्री बोर्ड 1 में कम नंबर आ रहे होते हैं, प्री बोर्ड 2 तक 3 तक आते आते मार्क्स थोड़ा अपलिफ्ट होते हैं, होते सर। है ना? क्योंकि फिर थोड़ा-सा जो है वो बच्चे की प्रिपरेशन इंप्रूव होती है। आपने खुद भी देखा होगा, आपने अप्रैल से लेकर नवंबर तक जो वे था आपका स्टडी करने का और नवंबर ऑनवर्ड्स दिसंबर से जो आपका वे ऑफ स्टडी है वो काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो उसके अंदर आप थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टिंग जो आपके फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं। जी सर। आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे तो रिजल्ट ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो हमें मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है प्री बोर्ड के मार्क्स से एग्ज़ैक्टली। और हमें फोकस करना है कि यार अब नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना रेदर देन कि भाई हम अपना उसी पे फोकस रखें कि भाई हमें नंबर नहीं आ रहे प्री बोर्ड में क्या होगा। कई सारे पेरेंट्स प्रेशराइज करने लगते हैं अपने बच्चों को कि भाई तुम्हारे प्री बोर्ड में नहीं आ रहे बोर्ड में कैसे आएंगे। बट आप जिससे समझा रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है मुझे कि हमें उससे डिमोटिवेट ना होके मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ अब हम और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएं हाँ और जी। बोर्ड में और अच्छे से परफॉर्म करें। तो ये भी एक चीज़ है। तो एक सर काफ़ी हमारा बच्चों का डाउट रहता है कि सुबह में उठ के जल्दी पढ़ना चाहिए या रात में देर तक पढ़ना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ बीइंग अ टीचर,
मैं कभी भी इस चीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा कि हर चीज़ को करने का आपका एक अलग डिफरेंट टाइम हो सकता है, राइट? हो सकता है कुछ बच्चे रात को कंफर्टेबल हैं, कुछ शाम को कंफर्टेबल है, कुछ ड्यूरिंग द डे कंफर्टेबल है। जी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट। बट अगर मैं इसके पीछे की बायोलॉजी में जाऊँ, जी सर। द नाइट इज़ ऑलवेज़ मेंट टू हैव रेस्ट एंड डेज़ आर ऑलवेज़ टू डू द वर्क। तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है, आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन है, जी स्लीप सर। साइकिल है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो कहीं न कहीं आपका फोकस जो है वो इम्पैक्ट होता है। सो आई विल नेवर एवर रिकमेंड एनीवन टू डू द स्टडी ड्यूरिंग द लेट नाइट। 11 बजे बिस्तर पकड़ो, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, जैसे आपका मन करे अपने टाइम टेबल और शेड्यूल को वैसे आप डिज़ाइन करो। सिर्फ रात को पढ़ के दिन में सोने से आप 2 लॉसेस करोगे। पहला आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, बायोलॉजिकली आपकी बॉडी बिल्कुल। जो है वो हैम्पर होगी। दूसरा सबसे बड़ा लॉस क्या है? जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएँगे, जी तो सर। आपका ब्रेन जो है वो 10 बजे, 9 बजे से लेकर 1 डेढ़ 2 बजे तक मोस्ट एक्टिव होना चाहिए। जी अब आपने साइकिल क्या बना लिया, आप सुबह 6 बजे सो रहे हैं, दिन में 1 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं। डे स्टार्ट करते-करते शाम हो जा रही है। अब हो क्या रहा है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे रेडी होना है, 8 बजे घर से निकलना है, 9 बजे सेंटर पहुँचना है। अब उस ड्यूरेशन में आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। यू आर जी सर। कंटीन्यूअसली यॉर्निंग, यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ फोकस योर एग्ज़ाम, तो वो आपके ग्रेड्स इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। मैंने भी देखा है सर, ये प्रॉब्लम बहुत सारी बार होती थी मेरे साथ जब मैं प्री बोर्ड में था। आई यूज्ड टू स्टडी लेट एट नाइट क्योंकि आई एम अ नाइट आउलर। ठीक है, मुझे रात में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बट जो इसके साइड इफ़ेक्ट है, दैट आर मच ग्रेटर देन द स्टडी आई डू इन दैट दोज़ आवर्स। क्योंकि वही लेथार्जिक सर जैसा आप बता रहे हैं, फिर जब एक्टिव होना चाहिए, जब सबसे ज़्यादा माइंड दैट एट उस दैट टाइम पे आप टाइम स्लीप आप सो रहे हैं, तो वो विविड ड्रीम्स भी आते हैं उस टाइम पे। फिर आप उस लेवल पे अच्छी एक जो नींद जिसे मैं कहता हूँ, वो नहीं आ पाती फिर। एग्ज़ैक्टली। तो वो भी एक चीज़ है। फिर जब आप बोर्ड देने जा रहे हैं, जैसा आपने बताया सर कि 6 बजे उठते हैं, उठना पड़ता है, वो उस चीज़ में भी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि फिर आप उस स्टेट में आपने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया एग्ज़ैक्टली। कि आप वहाँ पे जाके फ़ोकस कर पाओ और वहाँ पे जाके आप अपना एक 100% दे पाओ। तो ये भी एक चीज़ है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो वो एक मैराथन होती है। जी सर। सिर्फ़ एक ही एस्पेक्ट को नहीं पकड़ सकते आप, कि स्टडी इज़ एवरीथिंग। आपकी डाइट एक रोल प्ले करती है, स्लीप एक रोल प्ले करती है, फैमिली एनवायरनमेंट एक रोल प्ले करता है। आपके आस-पास कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप उससे कितना दूर हैं, ये एक रोल प्ले करता है। अगर कोई एथलीट है, वो किसी स्पोर्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसका डाइट, न्यूट्रिशन, स्लीप, सराउंडिंग, सोशल लाइफ, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ भी होता है। जब वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन से बहुत पहले जंक्स खाने से बचो, न्यूट्रिशियस डाइट लो, कोई भी ऐसा मील मत लो जो आपको कॉन्स्टिपेट कर रहा है, आपको ज़्यादा देर पढ़ नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो। जी अगर सर। आपकी सिटिंग अच्छी नहीं होगी तो आप नहीं डिवोट कर पाओगे टाइम। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अ स्टूडेंट। ऐसी कौन-सी वो चीज़ है सर कि जैसे 1 दिन पहले मैं करूँ, ठीक है? लाइक व्हाट आर द चेकलिस्ट कि हाँ, मुझे ये 1 दिन पहले, क्योंकि 17th को हमारा पहला बोर्ड है फिज़िकल एजुकेशन का, एंड देन फिर अगला स्टार्ट हो रहे हैं अलग-अलग। 10th तो क्लास में 17th को जो है वो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम। मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो अब उसके हिसाब से सर हमें क्या करना चाहिए 1 रात पहले, 1 दिन पहले, कि हम अपना 100% दे पाएँ उधर जाके सेंटर पे? देखिए अर्श, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। जी सर। हर एक सब्जेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल सेम नहीं होता, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट हूँ। जी सर। लैंग्वेजेस को पढ़ने का तरीका अलग है, फिज़िकल एजुकेशन, अकाउंट्स, बिज़नेस स्टडीज़ सबको पढ़ने का तरीका अलग है। आपकी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी कभी भी बिज़नेस स्टडीज़ में अप्लाई नहीं हो सकती या वो नहीं हो साइकोलॉजी सकती। में नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबका बट अलग-अलग है। इन जनरल मैं आपको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है आपके माध्यम से एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है, वो प्रिपरेटरी ऑफ्स के ड्यूरेशन में नहीं होती है। Preparatory offs is just only for the revision, जी। to look after your syllabus and to have appropriate sleep. That's it. ओके। The students like me never ever studies during the prep offs. मैं कभी नहीं पढ़ता prep offs में। मैं prep offs के अंदर जिम चला जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ, गिटार प्ले कर लेता हूँ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जिससे मेरा माइंड रिलैक्स रहे। जी बिकॉज़ सर। जो अल्टीमेट एंग्जायटी है ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्ज़ाम, आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। ओके। और वो एंग्जायटी शायद आपके रिप्रेजेंटेशन है एक प्रिपरेशन का। जी सर। जितनी ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन कम है, जी सर। जितना अच्छा होगा आप कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट। है ना? तो प्रेप ऑफ्स को कभी भी नए टॉपिक्स को सीखने के लिए, नई चीज़ों को हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आई हैव प्रेप सीन ऑफ्स को दिस। हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ रिविज़न के लिए यूज़ करना चाहिए। आई हैव सीन दिस थिंग। काफ़ी सारे लोग नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं जो बीच में प्रिपरेटरी लीव मिलती है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर यू गाइस कैन डू, यस, बिकॉज़ उससे एग्ज़ैक्टली। आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाएँगे एट सर्टेन लेवल।
क्योंकि आप नई चीज़ पढ़ोगे, आप पुराना भूल जाओगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की, मैं नया पढ़ता हूँ, मैं पुराना भूल जाता अच्छा, आपने नया सीखा टॉपिक, हूँ। जी सर। आपने उससे रेलेवेंटली 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। अब 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उस टॉपिक पे आपकी कमांड कभी नहीं आएगी। जी सर। कमांड नहीं आएगी, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो जो कॉन्फिडेंटली सीखा था, वो भी हाथ से जाएगा। वही है चीज़। ठीक है? तो आपकी प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर चलती है, लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट मोमेंट तक आ गए हैं और आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो मैं यही समझाना चाहूँगा, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें आप परफेक्शन गेन करें। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लास्ट मोमेंट पे देना चाहूँगा। जी सर। आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को सॉर्ट करो। सबसे ज़्यादा मोस्ट मार्क्स कंसिस्ट करने वाली यूनिट्स को सिलेक्ट करो। उन चैप्टर्स के अंदर मोस्ट आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन टॉपिक से थे, उनको आप जी। आइडेंटिफाई करो और उस पे रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओके सर। राइटिंग कर रहे हैं आप एग्जाम में, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जितना हो सके उतना फोकस्ड होके अपने एग्जाम के अंदर चीजें लिखनी है। रैंडम रिपीटिशन ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन एंड एंड पैराग्राफ, इट विल बी losing your marks. That will be costing you definitely. ओके। Yes. There should not be any repetition of information again and again. अच्छा। तो सर ऐसा भी मैंने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं रट्टा मार के सर मैं याद करता हूँ क्वेश्चंस को, रट्टा मारता हूँ मैं तो मुझे लगता है कि मेरे नंबर आ जाएँगे। ये एक मिथ भी है थोड़ा-सा स्टूडेंट का। हालाँकि मैंने नोटिस किया है कि जो आंसर टॉपर्स आंसर शीट होती है सीबीएसई के वेबसाइट पे है, यू कैन चेक। वहाँ पे सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर आंसर बुकिश लैंग्वेज से बहुत रिलेट करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जो टॉपर्स आंसर शीट्स अपलोड की जाती है, अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जी सर। प्रिसाइजली, पहली बात वो अनरिपीटेटिव है, जी सर। दूसरा उसमें कीवर्ड हाईलाइट है, तीसरा उसमें उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। पूछा गया जितने कई मार्क्स बार का है। आप ओवर एक्सप्लेनेशन में हो सकता है उस टॉपिक में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, जिसकी वजह से आपका सेंस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जी और सर। आपके मार्क्स जो है वो लूज हो सकते हैं। तो ओवर आंसर करने से भी, ओवर अटेम्प्ट करने से भी हमें बचना है। हमें इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिवली उसमें पुट नहीं करनी जितनी हमसे नहीं पूछी है। कम लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको। जी लेकिन सर। अगर गलत लिख दिया तो नंबर कटेंगे, है ना? तो सर पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आई वुड जस्ट आस्क यू, वो लास्ट 10 सेकंड एडवाइस क्या होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 10th में पहली बार जा रहे हैं बोर्ड देने, 12th में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन पे बड़ा प्रेशर रहता है 12th वालों पे कि जेईई भी है उनके दिमाग में, अभी अप्रैल मई में होगा उनका एग्जाम जेईई का, उसका भी उन्हें अभी भी तो एक जनवरी में होके हटा है। अभी तो होके हटा है एक, उसका उसमें किसी के कम आ जाएंगे अभी मार्क्स तो उसमें डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी एक लास्ट एडवाइस आप देंगे सारे स्टूडेंट्स को कि उनका बहुत बढ़िया से वो एग्जाम दे के आए और दे फील रिलैक्स्ड? जितने भी मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही एडवाइस करूंगा, बस स्टे इन योर प्रेजेंट। प्रिपरेशन शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपका जेई आगे जाकर होना है, शेड्यूल उसका लेट है बोर्ड एग्जाम्स के बाद में। फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी ऑफ्स, जैसा कि मैंने आपको समझाया, मोस्ट आस्किंग यूनिट्स के मोस्ट आस्किंग टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। स्ट्रैटेजिकली अपनी स्टडी को करो। जो आपके प्रेप डेज हैं उनको आप सेग्रीगेट करो एंड उसके अंदर आप ट्राई टू फाइंड आउट दैट हाउ मच आई कैन डू, हाउ मच ऑफ द चैप्टर्स आई कैन फिनिश इन अ डे, और हाउ मच टाइम आई कैन डिवोट for each and every unit. Otherwise, you will be in the end of the preparation day and your chapters might get left. आपको एडवांस बहुत नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट डेज सेग्रीगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके पास 15 यूनिट्स है पढ़ने के लिए, जी सर। आपके पास 4 दिन का प्रेप ऑफ है, आप सेग्रीगेट कर लो कि मेरे को रोज 4 यूनिट्स खत्म करने हैं। अगर मैं रोज 12 घंटे दे रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे में एक यूनिट निपटाना होगा। जी अब सर। मैं उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली वो करूंगा, तो फर्स्ट डे से फर्स्ट आवर से मेरे को उसको टारगेट नहीं करना है। शुरू के 1 से 2 घंटे मुझे सिर्फ क्या करना है, उसकी वेटेज पर जाना है, सेग्रीगेशन पर जाना है, देन आई विल बी कीपिंग द पेस। ओके। फर्स्ट मिनट से पेस बनाने की कोशिश करोगे, सब डिस्टॉर्ट कर बैठोगे आप। ओके। सो थैंक यू प्रशांत सर फॉर योर लवली इनसाइट्स। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प होगी। और यार वीडियो को पसंद आया, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना जो 10th और 12th का पहला बोर्ड देने जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू गाइज टू स्कोर मच बेटर मार्क्स। I थैंक यू गाइज। suggest you to support the Arsh in this particular video because he is helping you guys in your board exam preparation in any possible way, and we are just separating our time for you guys as well. So thanks for your time. So thank you everyone for watching this video and thank you Prashant sir for your support Thanks. Most welcome. and I will see you next time.